हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो सभी लोग आ जाइए जी, आप सभी की क्लास शुरू होने वाली है। 7 बज गई है और 7 बजे से आपकी डेली चलती है बिहार शिक्षक बहाली का टेस्ट आपका, और जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर आज करने वाले हैं 48। और इसके पहले दोस्तों 47 टेस्ट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है दोस्तों। जितने भी टेस्ट है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट है, और यहाँ से आपको बहुत सारा एग्जाम में दोस्तों सवाल लड़ेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के और कुछ करेंट अफेयर के दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल, और पूरा निचोड़ करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक सवाल से कम 4 से 5 सवाल आपको दोस्तों देखने को यहाँ पर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लगभग 200 से 250 सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली जो आपकी 3 बजे पहले क्लास हो रही थी, तो 3 बजे वाली क्लास को ही दोस्तों अब 7 बजे कर दिया गया है। तो 7 बजे से ही डेली क्लास चलेगी। और दोस्तों एक क्लास हमारी और चल रही है रात में 9 बजे से, जो आपको क्लास 9 10 के बच्चे के लिए है। ये वाला जो क्लास है दोस्तों, ये 1 to 5 के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 to 5 के बच्चे के लिए। और एक आपका चल रहा है 9 to 10 बच्चे के लिए सामाजिक विज्ञान का, है ना, जो आपका रात में 9 से 10 चलता है आपका। ठीक है, जिसमें अभी पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी भी हो गया है। उसका सारा पीडीएफ नोट्स हम दे दिए हैं। अगर अभी ऑफर का लाभ नहीं उठाए हैं तो ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। मात्र 251 में सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों। डेली आपकी सवाल जो जवाब होगा, ये क्लास चलेगा आपका शाम में 7 बजे से चलेगा। टेस्ट नंबर दोस्तों ये 48 होने वाला है। महत्वपूर्ण 50 सवाल है, और 50 सवाल से संबंधित दोस्तों कम से कम 200 से 300 सवाल मैं अभी और आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है, और ये सारे सवाल आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप हमारा नोट कर सकते हैं, हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 7857824310। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप है ना। और इसी नंबर पे आपको दोस्तों सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। मात्र 251 अभी दोस्तों चार्ज है ना। ये चार्ज एकदम लो कर दिया गया है, इससे कम में दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जितना पीछे हो गया वो सारा मिल जाएगा। आगे जो क्लास होते रहेगी आपका मिलते रहेगा एग्जाम तक अलग से चार्ज आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये 50% अभी ऑफ कर दिया गया है। 500 दोस्तों इसमें चार्ज था, मात्र 251 आपको इसी नंबर पे करना होगा, है ना। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ऑनलाइन पे करके लेना पड़ेगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। जो लोग भी पे करेंगे दोस्तों, पेमेंट करने के बाद हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पे सारा मटेरियल फिर मिल जाएगा, और ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। पहला सवाल है, देखिएगा फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए कि सत्य शोधक समाज, जी हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, सत्य शोधक समाज। देखिए सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, चलिए ज्योतिबा फूले ने दोस्तों एक आर्य समाज, ज्योतिबा फूले दोस्तों 24 सितंबर 1973 को पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखिएगा, है ना, 1973 को आपका। और ये 1973 को स्थापना जो होती है कहाँ पर होती है? तो पुणे महाराष्ट्र में होती है ना। पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उसको मुख्य धारा से कैसे आखिर जोड़ा जाए। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों किसकी स्थापना किए थे? तो स्वामी विवेकानंद किए थे दोस्तों आपका रामकृष्ण मिशन, है ना। रामकृष्ण मिशन अगर पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी में, है ना। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये 3-4 सवाल आपको घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा, कहाँ हुआ था, किसने किया था, कब किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है आपका। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? बताइए,
पुनः वेदों की ओर चलो ये नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों, किसने दिया था पुनः वेदों की ओर चलो? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक, है ना। देखिए एक नारा आपसे जरूर पूछा जाएगा। और समाज जो है आपका सत्यशोधक समाज हो या फिर आपका आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, उससे भी आपका एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार रिवीजन करवा देता हूँ, आप लोग को बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे और बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज बैठा रहे। बताइए पुनः वेदों की ओर चलो जो ये नारा दिया गया था दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किए थे, है ना। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है आर्य समाज की स्थापना। कब किया जाता है? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है और 1875 में स्थापना होती है दोस्तों आर्य समाज की दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या है दोस्तों? इनका मूल नाम है मूल शंकर, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इनका मूल नाम क्या है? ये तो मूल शंकर इनका मूल नाम है, मूल शंकर तिवारी, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है 3rd नंबर। तीसरा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? बहुत ही बार पूछा गया सवाल है कि हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था दोस्तों। देखिए हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था, ठीक है। वेनसांग भारत आया था दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। वेनसांग भारत आया था आपको हर्षवर्धन के समय। और वेनसांग जो था दोस्तों ये था आपका चीनी यात्री, ठीक है। कौन था ये? तो ये था आपका चीनी यात्री था जो भारत आया था दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना। बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था ये, ठीक है। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये पूछा जाता है वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, CU की, है ना। पूछा जाता है कि CU की किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो CU की जो पुस्तक है वेनसांग का ही है। और ये यात्रा वृत्तांत इसमें मतलब पूरा लिखा हुआ है, अपने पूरे यात्रा के बारे में लिखा है इसमें, इस पुस्तक में दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी। मेगास्थनीज जो आया था ये किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। देखिए भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म से संबंधित है आपके भगवान महावीर जी। महावीर जी का जन्म जो हुआ था, मैं पहले बता दूं कि इनका जन्म हुआ था, आप लोग देखिए अपना अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा, है ना। कमेंट करने से याद हो जाता है और उसको सुनते चलना है, जो चीज नहीं आ रहा है उसको लिखते भी चलना है, ठीक है। पढ़ने का मेन यही तरीका है आपका। तो इनका जन्म होता है दोस्तों आपका कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ है भाई साहब? तो ये है आपका वैशाली में, है ना। और वैशाली कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? बिहार वैशाली में होता है इनका जन्म, कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। जन्म होता कब है? तो 540 ईस्वी पूर्व में होता है ना। 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था जी? है ना, महावीर जी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था इनके। महावीर का पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, सिद्धार्थ नाम था महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। त्रिशला, है ना। इनकी माता का क्या नाम था आपका? त्रिशला देवी, ठीक है। इनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला देवी, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी माता जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, ये दोस्तों आपके कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे आपका, ठीक है। ये जो महावीर थे दोस्तों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इनको कहा जाता है दोस्तों कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है ना, है ना। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, कई बार पूछा गया सवाल है, तो प्रथम तीर्थंकर थे आपके दोस्तों ऋषभदेव, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। और यही स्थापना किए थे दोस्तों जैन धर्म की। लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो महावीर होगा, वास्तविक लगा दिया जाएगा तब, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला सवाल चलिएगा दोस्तों, सवाल नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बताइए। महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है ये लुम्बिनी में होता है ना। सबको पता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। और ये महात्मा बुद्ध यानी कि इन्हीं को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है जी, ठीक है। तो इनका जन्म होता है दोस्तों 563 BC में, है ना। 563 BC में इन्हें की यानी कि ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म हुआ था ये किस कुल में हुआ था दोस्तों? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट इनका जन्म होता है, लुम्बिनी, अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है ये, है ना। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, है ना। क्या नाम था इनके पिता का? इनके पिता का नाम था दोस्तों आपका सुद्धोधन,
ठीक है, याद रखना है। सुद्धोधन जो थे ये शाक्य कुल के प्रधान थे और इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया, है ना। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था, जो क्षत्रिय कोलीय वंश से संबंधित थी आपका, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ, है ना। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ किसका नाम था दोस्तों? तो महावीर के पिताजी के नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जो नाम है वो गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ से, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध से पूछा जाता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, है ना। उससे पहले मैं बता दूं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में, है ना। इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया में आपका, ठीक है। बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे, और यहीं से फिर ये महात्मा कहलाते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम कहा जाता है। जो पहला उपदेश दिया था दोस्तों इन्होंने सारनाथ में, है ना, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसको कहा जाता है, जो उपदेश दिए थे इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इन्होंने जो उपदेश दिया था दोस्तों ये किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिए थे, है ना। मैं जितने चीज बता रहा हूँ ये सारे सवाल आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये पाली भाषा में दोस्तों ये उपदेश देते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने दोस्तों कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में, है ना। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती, जो अभी फिलहाल यूपी में पड़ता है। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे अधिक बार दिए थे उपदेश आपका श्रावस्ती में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु फिर कहाँ हो जाती है, तो कुशीनगर में होती है इनकी मृत्यु दोस्तों, और कुशीनगर भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए, तो इतने सारे सवाल हो गए। अगला सवाल देखिएगा आपको 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, बिहार में दोस्तों दो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना। ऐसे तो 3 होता है, क्योंकि एक हुआ था आपका झारखंड चल गया, अब झारखंड अलग हो गया, है ना। तो एक ऐसे 3 हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 2 ही पढ़ेंगे, एक तो पटना वाला, एक गया वाला आपका, है ना। तो 1912 में जो अधिवेशन होता है दोस्तों ये होता है आपका पटना में, ठीक है जी, याद रखिएगा। 1915 में होता है आपका कांग्रेस का अधिवेशन। पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ था पटना में, तो पटना में बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। पटना के बांकीपुर में हुआ था आपका 1912 में। ये पूछा जाएगा दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने किए थे, है ना। तो उसकी जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों RN मधोलकर के द्वारा, ठीक है ना। RN मधोलकर के द्वारा उनकी अध्यक्षता किया गया था। मधोलकर, आप इसको याद रखिएगा, यही आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। RN मधोलकर के द्वारा दोस्तों अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ ले दोस्तों कि बिहार में आपका जो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 22 वाला हुआ था दोस्तों आपका गया में, है ना। गया में हुआ था, है ना। और गया में जो हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो CR दास, है ना। CR दास किए थे इसकी अध्यक्षता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 37वां अधिवेशन था गया वाला, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। और पटना वाला आपका 27वां अधिवेशन था आपका, ठीक है। चलिए, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस की स्थापना मैं बता दूं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है ना। इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम किया था इसका स्थापना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे उस समय दोस्तों, तो W.C. बनर्जी थे, यानी बुनेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, तो बंबई में होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है मुंबई में, वही हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों, है ना। और जब इसकी स्थापना होती है उस समय दोस्तों वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 7 नंबर दोस्तों। सवाल कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। देखिए, मैथिली भाषा अगर हम बात करें दोस्तों मैथिली, तो मैथिली भाषा है आपका बिहार का मैथिली, है ना। और इसको भारतीय संविधान में जगह मिला। भारतीय संविधान में जगह मिलने का अर्थ है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में इसको जगह मिला है आपका, है ना। 8वीं अनुसूची में टोटल अभी 22 भाषा है ना। और मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। मैथिली भाषा को याद रखिएगा, 2003 में होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, है ना। 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत दोस्तों 4 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 4 भाषा जोड़ा गया था दोस्तों आपका 2003 में। कौन कौन जी, याद रखिएगा। एक तो हो गया मैथिली, एक था आपका बोडो, है ना, मैथिली बोडो, और था एक था डोगरी, है ना, मैथिली बोडो डोगरी संथाली,
ठीक है। तो ये 4 भाषा आपका जोड़ा गया था दोस्तों 2003 ईस्वी में, और 4 भाषा जुड़ने के बाद भारतीय संविधान में टोटल कितने भाषा हो गए, तो 22 भाषा हो गए। भारतीय संविधान में दोस्तों जब संविधान बना था हमारा तो उस समय मात्र 14 भाषा था, है ना। जब बना था संविधान ना तो 14 भाषा था। बाद में इसमें दोस्तों सबसे जो 21वां संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले इसमें जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1967 में, और सबसे पहले इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है दोस्तों आपका 71वां संविधान संशोधन, है ना। 71वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1992 ईस्वी में होता है। 1992 में होता है दोस्तों आपका 71वां संविधान संशोधन, और इसमें जो जोड़ा गया था आपको 3 भाषा, है ना। 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था, कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो 3 भाषा इधर, और 1967 में 1 भाषा, 4 भाषा, और 2003 में 4 भाषा, यानी कि 8 भाषा। और शुरू में था 14 भाषा, और 14 8 कितना होता है, टोटल 22 भाषा होता है। यानी कि वर्तमान में कितनी भाषा है भारत में दोस्तों मान्यता प्राप्त, तो 22 भाषा है, ठीक है। तो इस अनुसार से आपको पूछा जाता है ये सवाल, आप जरूर से जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है आपका 8 नंबर। प्रश्न है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध किससे है। देखिए जगदीशपुर दोस्तों ये आरा में पड़ता है आपका, है ना। आरा आप जानते होंगे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, है ना। आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखिएगा, आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो भोजपुर में आता है, ठीक है। तो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे, ये जो संबंध है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति है, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ही किए थे दोस्तों, है ना। कहां से किए थे, तो जगदीशपुर आरा से किए थे आपका, ठीक है। ये सवाल आपको आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जगदीशपुर में, है ना, 1857 विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो जगदीशपुर में जो शुरुआत हुई थी वो 25 जुलाई को हुई थी, है ना। 25 जुलाई 1857 को शुरुआत हुई थी, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 25 जुलाई 1857 को जगदीशपुर में शुरू होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1857 की क्रांति जो है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है दोस्तों, जिसको बीडी सावरकर ने कहे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, तो ये जो है ये शुरुआत कब होती है, ये शुरुआत होती है दोस्तों 10 मई को, है ना। 10 मई 1857 को दोस्तों ये क्रांति आपकी शुरुआत होती है। और ये कहां से शुरुआत होती है, याद रखिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश से दोस्तों ये 1857 की शुरुआत होती है, 10 मई, ये पूरा डेट आपको पूछा जाता है, याद रखना है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 से लेकर के 22 तक आपका चला था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं। देखिए भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ये 3 बार बने हैं आपके, ठीक है। 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कार्यकाल के लिए बने थे, है ना। आंसर तो हो जाएगा इसका सी नंबर। सबसे पहले ये जो मंत्री बनते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री 1968 में, है ना। 1968 में बनते हैं दोस्तों 3 महीने के लिए, ठीक है। फिर ये बनते हैं दोस्तों आपका 1969 में, है ना। 1969 में फिर से बनते हैं 13 दिन के लिए, ठीक है। और फिर से बनते हैं दोस्तों आपका 1971-72 में, है ना। 71-72 में फिर से बनते हैं 7 महीने के लिए, है ना। तो ये इनका कार्यकाल है। 3 बार ये भोला पासवान जी बने हैं आपके बिहार के मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ कौन लिया है, तो हमारे नीतीश चाचा जी, ठीक है। 8 बार दोस्तों ये मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। इनको ना गद्दी इतना प्यारा है, गद्दी इतना प्यारा है इनको कि मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहते। इसके लिए दोस्तों कुछ भी हो जाए, है ना, कभी इससे मिलेंगे, कभी इससे मिलेंगे, कभी फिर इससे मिलेंगे, फिर उससे मिलेंगे, कभी तो कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन मिट्टी में भी ये नहीं मिलते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे लोग मिट्टी में मिलते क्यों नहीं है। मिट्टी में मिल जाते वो भी ठीक रहता, है ना। ये लोग जो है सिर्फ कहेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उससे नहीं मिलेंगे, है ना। याद है ना इसका भाषण, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नेता होते हैं, और दोस्तों अपने गद्दी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ना। बिहार को जिस गर्त में इन लोग समा दिए हैं, अब बिहार को उठने में दोस्तों 50 साल लग जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे नेता हैं। इसे ही कारण है कि बिहार पूरे इंडिया में दोस्तों सबसे पीछे है ना। बिहार को दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे आगे होना चाहिए। बिहार से जितने आईएएस बनते हैं, जितने आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोग के चक्कर में बिहार के जो गरीब आदमी है ना, जो मिडिल फैमिली के है, वो दोस्तों पीछे ही रह गए हैं, और जो ऊपर थे वो हमेशा ऊपर ही रह जाएंगे,
ठीक है। और ये इन्हीं लोग के वजह से, है ना। बस इनको क्या चाहिए, गद्दी चाहिए और कुछ मत चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा जी, भोला पासवान शास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम दलित मंत्री यही थे, भोला पासवान शास्त्री जी, है ना। पासवान आपका नाम भी लगा हुआ है, तब याद रखिएगा ये पासवान जी थे आपके। अगला प्रश्न देखिएगा आपका दोस्तों 10 नंबर कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। देखिए सिख धर्म की अगर बात करें तो एक सवाल तो आपको सिख धर्म से जरूर पूछेगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि सिख धर्म का भी बिहार से बहुत बड़ा नाता है दोस्तों, है ना। सिख धर्म का भी बहुत बड़ा नाता है आपको बिहार से, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है दोस्तों, तो ये पटना में इनका जन्म हुआ था। पटना सिटी में आप गुरुद्वारा घूमे होंगे, नहीं घूमे हैं तो घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा जाकर के, ठीक है। एग्जाम के बाद घूमिएगा, अभी मत घूमिएगा, अभी चुपचाप पढ़ो, है ना, दिमाग इधर उधर मत लगाना, ठीक है। इनका जो जन्म होता है दोस्तों, ये जन्म होता है इनका कब, तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। पटना में, आपका पटना सिटी में होता है, पटना साहिब में होता है, ठीक है। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, पाहुल प्रणाली पूछा जाएगा आपसे कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, बताइए। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही, ठीक है। याद रखिएगा कब किया गया था, तो आपका 1699 में। देखिए 1699 में दोस्तों खालसा पंथ एक पूछा जाएगा दोस्तों, खालसा पंथ, जी हाँ। तो खालसा पंथ की निर्माण किसने किया दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो यही गुरु गोविंद सिंह जी ही किए थे दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना। और इन्होंने अनिवार्य कर दिया था 5 करार। क्या करार था वो, कि केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीज रखना है दोस्तों सिखों को हमेशा के लिए अपने साथ है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो गया आपका 11 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि सासाराम में किसका मकबरा है। अब देखिए सासाराम कहाँ है जी, तो सासाराम अपना बिहार में है, सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट भी है ना। आप गए होंगे सासाराम कभी, अगर गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, है ना, घूम लीजिएगा जा करके। सासाराम का मकबरा है वहाँ, है ना, अभी नहीं एग्जाम के बाद घूमिएगा, कहीं आपका सेंटर सासाराम में ना पड़ जाए तो वहीं जाकर के घूम लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सासाराम का कहाँ है दोस्तों, आपका कहाँ गया जी, शेर शाह का है आपका, ठीक है। शेर शाह, इसी को शेर खां भी कहा जाता है, शेर शाह को शेर खां भी कहते हैं। इसी को बचपन का नाम फरीद खां भी है ना। इसी के बचपन का नाम क्या है, फरीद खां भी इसका बचपन के नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, और शेर शाह जो दोस्तों ये आपका जो टैक्स लेता था भू राजस्व का 1/3 लेता था, है ना। इसका टैक्स वाला याद रखिएगा, बहुत सारे राजा के बारे में पूछा जाता है कि वो टैक्स कितना लेता था, तो 1/3 लेता था। शेर शाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, दाग और हुलिया प्रथा, है ना। दाग और हुलिया प्रथा किसने चलाया था दोस्तों, तो शेर शाह के द्वारा ही किया गया था, दाग और हुलिया प्रथा दोस्तों, ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा दोस्तों। शेर शाह की मृत्यु कब होती है, तो कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में, है ना। कालिंजर के किले में दोस्तों इसको मार दिया जाता है, बम विस्फोट होता है, उसी में ये मर जाते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत अच्छा सवाल है। 1857 की क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहे थे, है ना। ये सारे पूछे जाते हैं। ये उस समय गवर्नर जनरल जो था वो था दोस्तों कौन, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों ये भारत के, है ना, भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना। ये दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल था। और प्रथम वायसराय भी कौन था, तो प्रथम, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों इसी को वायसराय कहा जाने लगा, है ना। तो प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय भी आपके कैनिंग ही थे, ठीक है, याद रखिएगा आपको, है ना। कैनिंग का जो कार्यकाल था दोस्तों ये 1856 से लेकर के 62 तक ये अपने पद पर रहे थे, है ना। 1856 से लेकर के 62 तक इन्होंने अपना रखा था दोस्तों। पुनर्विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह इन्होंने ही दोस्तों शुरू करवाया था। आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित किया था 1856 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है कि किसने करवाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ही दोस्तों आपको करवाया था आपका, ठीक है। चलिए जी,
और देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय ही दोस्तों भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। एक तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, है ना। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तीनों की जो स्थापना होती है उच्च न्यायालय की, ये 1962 में होती है ना। 1961 के आपका हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1962 में दोस्तों 3 आपका हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की आपका, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर कि बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए बिहार राज्य को अगर हम देखें दोस्तों तो बिहार राज्य आपका 1912 से ही चलते आ रहा है आपका, क्योंकि दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों बिहार से अलग हुआ था। कौन? तो बंगाल अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ था आपका, है ना, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन यहाँ पर पुनर्गठन की बात है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में दोस्तों हमसे कौन अलग होता है? तो झारखंड। पूरा डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000, है ना। 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड नया राज्य बनता है, याद रखिएगा, बिहार से अलग होकर के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन आखिर बंगाल से तो बिहार अलग हुआ था 1 अप्रैल को, है ना। 1 अप्रैल को दोस्तों अलग हुआ था, 1 अप्रैल आपका 1912 को, है ना। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो था वो बंगाल से अलग हुआ था। लेकिन हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? तो बचवा 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार के अलग प्रांत के रूप में गठन की औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी किया गया था, ठीक है। तो गठन का जो औपचारिक सूचना जारी किया गया था, आधिकारिक सूचना, ये दोस्तों आपको 22 मार्च को जारी किया गया था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को ही दोस्तों बिहार दिवस मना लेते हैं, है ना। अकबकाल थे ना, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों ये अलग होता है आपको बंगाल से आपका, ठीक है। और फिर 1936 में दोस्तों उड़ीसा हमसे अलग होता है आपका, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा। फिर 2000 में जाकर के झारखंड अलग होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे ये किस वर्ष किए थे? तो सबको पता है कि इनका जो प्रथम जो सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह ही था दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। गांधी जी दोस्तों लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से आपको 9 जनवरी, है ना, 1915 ईस्वी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, इसीलिए, है ना। और दोस्तों 1915 में ये लौटे थे। फिर क्या हुआ था 1916 में? तो 1916 में होता है आपका लखनऊ अधिवेशन, है ना। और लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी भाग लेते हैं। और गांधी जी भाग लेते हैं, वहीं पर पहुंचे हुए थे कौन? तो लखनऊ पहुंचे हुए थे दोस्तों आपको राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल कौन थे दोस्तों? तो वो बिहार के किसान है ना, राजकुमार शुक्ल जी। तो राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान है वो पहुंचे हुए थे लखनऊ अधिवेशन, और उसमें गांधी जी को इन्होंने मतलब कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था तिनकठिया पद्धति के बारे में इन्होंने बताया। फिर गांधी जी 1917 में आए बिहार, और यहाँ पर दोस्तों होता है आपको पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, याद रखना है। और इसी सत्याग्रह के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गांधी जी को पहली बार महात्मा कहे थे, है ना। तो इसी के बाद दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न चलिएगा, आपका सवाल नंबर होगा 15 नंबर। 15 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो जलीय जीव है सबको पता है दोस्तों, ये है डॉल्फिन, ठीक है। ये है दोस्तों डॉल्फिन, जिसको सूसू भी कहा जाता है ना, जिसको सूसू भी कहते हैं दोस्तों डॉल्फिन। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर 2009 को, है ना। 5 अक्टूबर 2009 को दोस्तों जो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, जलीय जीव घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए एक सवाल मैं और आपको बता दूं, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है दोस्तों आपकी गंगा, है ना। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो याद रखना है 4 नवंबर 2008 ईस्वी को, ठीक है।
4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। और डॉल्फिन को दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। ठीक है, ये दोनों आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है कि सन्यात सेन किस देश से संबंधित है दोस्तों। देखिए सन्यात सेन जो है ना, ये चाइना के हैं। कहाँ के हैं जी? ये चीन के हैं दोस्तों सन्यात सेन। ठीक है, सन्यात सेन कहाँ के हैं? चीन से हैं। और चीन के दोस्तों सन्यात सेन चीन के एक राष्ट्रवादी हैं और जिनके नेतृत्व में चीन ने राजतंत्र को समाप्त किया था आपका। ठीक है, चीन में राजतंत्र जो समाप्त हुआ सन्यात सेन के ही नेतृत्व में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है दोस्तों सन्यात सेन को। ये भी पूछा जाएगा कि आधुनिक चीन का निर्माता किसको कहते हैं, तो सन्यात सेन को। चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, तो सन्यात सेन को ही कहा जाता है दोस्तों। सन्यात सेन जो थे ये एक चिकित्सक थे, इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर सन्यात सेन आप देखिएगा लिखा हुआ हमेशा, है ना, तो डॉक्टर सन्यात सेन लिखाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 27 नंबर। कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है चौराबाड़ी ग्लेशियर। देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर की अगर बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड के दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में है ना। कहाँ है, तो ये रुद्रप्रयाग जिले में है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर याद रखना है। बहुत सारा ग्लेशियर है जो आपको पूछा जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख जो ग्लेशियर हैं जैसे कि सतोपंथ है ना, आप नाम सुने होंगे सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों। सतोपंथ हिमनद या ग्लेशियर ये है दोस्तों चमोली जिला में आपको। केदारनाथ जो ग्लेशियर है ये है रुद्रप्रयाग जिला में। बंदरपुछ जो ग्लेशियर है दोस्तों ये उत्तर काशी जिला में है। काशी ग्लेशियर दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है ना। तो कुछ कुछ ग्लेशियर है जो पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानवाधिकार दिवस, आखिर मानवाधिकार दिवस मनाते क्यों हैं हम लोग, है ना। तो आपको क्वेश्चन से नहीं लग रहा है मानवाधिकार यानी कि मानव के अधिकार, है ना। मानवाधिकार मतलब क्या हुआ, मानव का अधिकार। मानव का अधिकार है जिंदगी जीने का अधिकार है, आजादी, सबको आजादी चाहिए, है ना, सबको बराबरी चाहिए, है ना, सबको सम्मान चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इसको मनाया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को, है ना। प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार। और ये जो मनाया जाता है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और इन्होंने ही शुरू किया था आपका 1950 ईस्वी में। तब से ये लगातार दोस्तों 10 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो शहीद दिवस, है ना। 30 जनवरी को शहीद दिवस, गांधी जी का इसी दिन शहादत हुआ था आपका, है ना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो जनसंख्या दिवस, है ना। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। और भारत जो है विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गया है यूएनओ के द्वारा। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, एड्स दिवस, है ना। सबको पता है एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आपका सवाल नंबर है 18 नंबर। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए तमिलनाडु की बात करें ना तो ये राज्य जो आपको सबसे दक्षिण में दिखेगा ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु। और यहाँ दोस्तों शीतकाल में, शीतकाल कहने का मतलब क्या हुआ, ठंडे के दिनों में, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों अभी जैसे गर्मी का समय है यानी बरसात का टाइम है ना, गर्मी के बाद बरसात आता है तो अभी बरसात का टाइम आ गया है। ठीक है, तो बरसात के टाइम में दोस्तों तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है तो सबसे पहले दोस्तों केरल में आता है ना। सबसे पहले कहाँ आता है, ये राज्य है आपका केरल। तो केरल में आता है, कब आता है दोस्तों, 1 जून को आता है ना। 1 जून को प्रत्येक आता है, प्रत्येक 1 जून को केरल में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक तो हो गया ये अरब सागर की शाखा और एक होती है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा आपका। ठीक है, अरब सागर की शाखा दोस्तों ये पूरा आपको इधर वर्षा करते हुए, है ना, ये साइड आपका चला जाती है। ठीक है, ये साइड आपको वर्षा कराती है। लेकिन दोस्तों ये शाखा इसका है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना इसके समानांतर निकल जाती है ना, इसके समानांतर ये निकल जाती है आगे। और यहाँ जाकर के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है ना, आपका मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर जाकर के ये वर्षा करती है। लेकिन ये वाला जो कोरोमंडल तट है यानी कि तमिलनाडु के जो तट कोरोमंडल है यहाँ पर ये बारिश नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बारिश जो होती है दोस्तों वो जाड़े के दिनों में होती है ना, जाड़े के दिनों में होती है, यानी कि दोस्तों शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में कैसे होती है, तो शीत ऋतु में दोस्तों यहाँ मानसून क्या होता है, मानसून लौटता है
है ना। जब जो आया है तो एक दिन तो जाएगा, जो आया है तो एक दिन जाएगा। तो ये मानसून क्या होता है दोस्तों, मानसून लौटता है, जिसको निवर्तन कहते हैं। जब मानसून लौटता है दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेता है। ये नवंबर दिसंबर की घटना है। जब लौटता है तो ये पूर्वी घाट पर्वत से यहाँ पर टकराता है ये मानसून, और दोस्तों ये कोरोमंडल तट है, झमाझम बारिश हो जाती है ना। झमाझम बारिश हो जाती है कब, तो ठंडे के दिनों में, है ना। ठंडे के दिनों में यहाँ पर बारिश होती है लौटते मानसून से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है। देखिए जाड़े के दिनों में ना भारत में 2 जगह बारिश होता है, ठीक है। जाड़े के दिनों में भारत में दोस्तों 2 जगह बारिश होता है। एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, जैसे कि आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है ना, राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर भी बारिश होता है आपका दोस्तों जाड़े के दिनों में। यहाँ पे जो बारिश होता है ये जो बारिश होता है दोस्तों, ये पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता है ना। ये किसके वजह से होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता है जाड़े के दिनों में बारिश आपका, ठीक है। बिहार में भी थोड़ा बहुत अंश आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी, है ना। ठंडा के दिन में देखिए बारिश जो होता है ना कभी कभी एक आध दिन, तो वो होता है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के वजह से। पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवातीय हवाएं उठती है, ये कहां से, तो भूमध्य सागर से, ठीक है। ये उठती है दोस्तों आपका भूमध्य सागर से, और वहीं से दोस्तों ये आती है आपको भारत में जाड़े के दिनों में आपका। अगला सवाल देखिएगा आपका 20 नंबर सवाल। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परवालों से निर्मित है। देखिए परवाल क्या होता है जी, बताइए परवाल से निर्मित कौन सा है। अंडमान है, दीव है, लक्षद्वीप है या निकोबार है। तो परवाल से निर्मित है दोस्तों आपका लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप है दोस्तों आपको कहां पर ही, तो लक्षद्वीप दोस्तों अगर हम बात करें तो ये देखिए अरब सागर में, है ना। यहां पर मैं छोटा छोटा जो बिंदु दे रहा हूं तो ये है आपका लक्षद्वीप, और इधर जो है दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। तो परवाल से निर्मित हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप जो दोस्तों यहाँ पर टोटल द्वीप कितने हैं, तो 36 द्वीप है ना। 36 द्वीपों से बना हुआ है लक्षद्वीप की। अगर पूछ लिया जाए राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो इसकी राजधानी है कावारती, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, कावारती है इसकी राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप की दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका आंड्रेट द्वीप, है ना। मैं लिख देता हूं, आंड्रेट द्वीप जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 21 नंबर कि कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों भारत की सीमा की अगर बात करें तो देखिए ये है आपका भारत, मैं फिर से बना दूं थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों आपका दक्षिण भारत है आपका। इधर है दोस्तों आपका अरब सागर जो सीमा को टच करता है। नीचे आपको मिलेगा दोस्तों हिंद महासागर, है ना। नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर, और ये साइड क्या मिलेगा, तो ये साइड मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी, है ना। ये साइड है आपका बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों किसको किसको टच कर रहा है, अरब सागर को टच कर रहा है, बंगाल की खाड़ी को टच कर रहा है, हिंद महासागर को भी टच कर रहा है, यानी कि उपयुक्त सभी को टच कर रहा है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर है आपका 22 नंबर कि सह्याद्री क्या है। बताइए सह्याद्री क्या है, तो सह्याद्री क्या है, देखिए ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, है ना, और ये वाला है दोस्तों आपका पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। ये है वेस्ट और इधर है ईस्ट। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, दोनों मिलता है दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी में जाकर के, है ना। दोनों नीलगिरी पहाड़ियों पे जाकर के मिल जाती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो नीलगिरी पर्वत जो 3 राज्य में फैला हुआ है। मेन रूप से तमिलनाडु में है ऐसे, लेकिन 3 राज्य में है, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत है, केरल में भी है और आपका तमिलनाडु में भी है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो दोदा बेटा हो जाएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है आपको सह्याद्री, है ना। पश्चिमी घाट को ही क्या कहते हैं दोस्तों, सह्याद्री, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाद्री किसको कहते हैं, तो हिमाद्री और सह्याद्री में दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हिमाद्री किसको कहते हैं भाई साहब, तो मैंने हिमालय पढ़ाया था, आप लोग को पढ़ाया था ना हिमालय। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय है, सबसे नॉर्थ वाला हिमालय, इसको कहते हैं हिमाद्री, और पश्चिमी घाट को कहते हैं दोस्तों सह्याद्री। ये दोनों नाम आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 23 नंबर। 23 नंबर है कि छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। बताइए दोस्तों छोटा नागपुर पठार, अगर हम ये भारत की बात करें तो छोटा नागपुर पठार आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दिखेगा छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड में तो मेन रूप से आपका ये फैला हुआ है ना, मेन रूप से ये झारखंड में है, लेकिन थोड़ा बहुत भाग इसका दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा बहुत भाग इसका उड़ीसा में भी है ना। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, और पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत भाग इसका आ जाता है आपका, लेकिन मेन रूप से कहाँ है, तो ये झारखंड में है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, छोटा नागपुर का पठार,
है ना, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, और ये खनिज संसाधन के लिए जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश में अगर आपसे बात किया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है दोस्तों, तो मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार अगर से पूछ लिया जाए कि कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दंडकारण्य पठार, बताइए दंडकारण्य पठार कहाँ है दोस्तों, तो दंडकारण्य जो पठार है ये आपको पड़ता है मेन रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, मेन रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में है। राजमहल की पहाड़ियां अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है बच्चे, तो राजमहल की पहाड़ियां जो है ये तो झारखंड में है ही, लेकिन झारखंड के किधर है दोस्तों, तो उत्तरी सीमा पर है ना, झारखंड के उत्तरी सीमा पर है दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आपको अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है, अय्यर, है ना, बताइए अय्यर बांध जो बनाया गया है दोस्तों, ये आपको बनाया गया है किस नदी पर, तो ये हो जाएगा आपको दामोदर नदी पर, है ना। दामोदर नदी दोस्तों अगर निकलता है कहाँ से, तो यहाँ से, यानी कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है आपका दामोदर नदी, तो आंसर हो जाएगा आपको अय्यर बांध दामोदर नदी पे बनाया गया है। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से, और ये जाकर के झारखंड में बहते हुए ये चली जाती है कहाँ, तो बंगाल में चली जाती है आपका, ठीक है, याद रखिएगा अय्यर बांध। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत का, है ना, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका, ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगर पूछा जाए कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी नदी की बात करें दोस्तों, तो कावेरी नदी निकलती है कुर्ग या ब्रह्मगिरी से, यानी कि ये पड़ता है आपको कर्नाटक राज्य में, कावेरी नदी निकलती है कुर्ग या ब्रह्मगिरी से दोस्तों, ठीक है। कावेरी नदी को ही कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ये भी आपको याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 25 नंबर। देखिए मैं बताने चलूं तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन पे 50-50 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर समय भी तो देखना है ना, 1 घंटा 1.25 घंटे की क्लास होती है ना, तो उसमें 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो भी हम बताते हुए चलते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए आप लोग लाइक क्यों नहीं किए जी, है ना, लाइक तो कर दीजिए मेरे भाइयों, है ना, एक लाइक कर दीजिए सब लोग फटाफट एक बार लाइक करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि किस महीने में बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है दोस्तों, अधिक लंबे दिनों वाला महीना कब होता है बिहार में, तो बिहार में, हम तो बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, तो बिहार में सबसे लंबा दिन कब होता है, आप गेस करे होंगे, तो गेस करिए जल्दी से। जनवरी में होता है, नहीं जनवरी में तो फुट से खत्म हो जाता है ना, फुट से खत्म हो जाता है जनवरी में दोस्तों। और अभी देखिए गर्मी है, तो गर्मी में हो जाएगा जून महीना में, है ना। सबसे जो लंबा दिन होता है वो आपका जून में होता है, और जून में भी कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है। जून में भी कब होता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है आपका, ठीक है। चलिए जब सूर्य उत्तरायण रहता है दोस्तों तब ये घटना होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है। देखिए पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना जो है दोस्तों आपको सबको पता है कि गंगा नदी के किनारे है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, पाटलिपुत्र, है ना, इसी को कहा जाता था दोस्तों। ये गंगा नदी के किनारे आपका स्थित है। पर गंगा नदी के किनारे और भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि हरिद्वार है, प्रयाग है, आपका वाराणसी है, कानपुर है, पटना है, ठीक है। बहुत सारे शहर आपको गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 27 नंबर की, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, ये है हमारा ग्लोब। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, आपका ग्लोब है ना। मैं फिर से बना दूं थोड़ा सा, गोल बनाता हूं, है ना। ये मान लेते हैं ग्लोब है आपको, ठीक है। अब ग्लोब को दोस्तों भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा किसको कहेंगे, ये 0 डिग्री को, है ना। जो बीच वाली रेखा होगा इसको भूमध्य, भू मतलब जमीन, मध्य मतलब बीच में, तो बीच में रेखा हम खींच दी, इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। इसी रेखा को एक नाम और जाना जाता है दोस्तों, विषुवत रेखा, है ना। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा भी आपका, ठीक है। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, है ना। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा क्या किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कि पूरे विश्व को बांट दिया आपका, है ना। पूरे पृथ्वी को बांट दिया। ऊपर वाले हो गए नॉर्थ गोलार्ध, नीचे वाले हो गए साउथ आपका, ठीक है। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध कहेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और ये बराबर बराबर दोस्तों 2 भाग में इसको बांट दिया। इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा आपका, है ना। एक समान अर्ध भागों में ये दोस्तों ये बांट दिया जाता है, क्षैतिजता एक समान अर्ध भाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तिर्यक थोड़ी होगा, दो असमान भाग नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर समान नहीं होगा आपका, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा ये 0 डिग्री 2 बराबर भागों में बांटता है। 2-3 महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं दोस्तों, जैसे कि आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश, ये तो आपको पता होगा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसको कहते हैं मकर रेखा, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और नॉर्थ में क्या होगा आपका 90 डिग्री आपका उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों, ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणी आपका ध्रुव, गोलार्ध नहीं सॉरी ध्रुव, है ना। दक्षिणी ध्रुव आपका ये 90 डिग्री और उत्तरी ध्रुव आपका ये 90 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के बहती है। देखिए बिहार से होकर के कौन सी नदी बहती है ये आपको बताना है। बिहार से कावेरी है, गंगा है, सरस्वती है, यमुना है। देखिए बिहार से एक ही नदी बहती है दोस्तों। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार का जो मैप है इस प्रकार से है आपका। बिहार के बीचों बीच से बहती है दोस्तों, वो है आपकी गंगा नदी, है ना। और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से ऑपरेशन यहाँ पर कर देता हूँ। ऑपरेशन करने का मतलब है कि बहुत सारा सवाल मैं यहाँ पर बता दूंगा। बिहार से दोस्तों ये गंगा नदी बीचों बीच से बहती है, और कितने जिला से बहती है तो 12 जिला से बहती है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से बहुत सारा कि बिहार से बहती है जो 12 जिले से होकर के बहती है, वो 12 जिला का नाम बताइए। बक्सर सबसे पहले एंट्री मारती है, वो है बक्सर। बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद दोस्तों सारण, सारण के बाद दोस्तों पटना, पटना के बाद दोस्तों वैशाली, वैशाली के बाद दोस्तों समस्तीपुर, समस्ती के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद दोस्तों खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। तो ये टोटल 12 जिले से दोस्तों आपका ये गंगा नदी मतलब कि बहती है, टच करते हुए निकलती है आपको। बिहार में ये कितने किलोमीटर बहती है गंगा की दोस्तों, तो 445 किलोमीटर ये बिहार में बहती है आपकी, ठीक है। बिहार में गंगा कितने किलोमीटर बहती है, 445। अगर आपसे पूछे कि गंगा की लंबाई कितनी है तो 25 याद रखिएगा, है ना। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, जिसमें बिहार में बहती है 445 किलोमीटर आपको, ठीक है। और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो वो है आपका गंगा नदी ना। इसको राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था 2008 ईस्वी में गंगा नदी को, ये भी आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिएगा आपका 29 नंबर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों, बताइए। गोत्र शब्द का प्रयोग, देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था ये आपको मिलेगा ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में मिला था, हुआ था आपको गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ऋग्वेद जो है हमारा ये सबसे पुराना वेद है ना। ऋग्वेद, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका संगीत से संबंधित वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है दोस्तों, सॉरी सामवेद है, संगीत से संबंधित कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 30 नंबर की। मगध की राजधानी कौन सी है। देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी, है ना, थी नहीं, अभी नहीं, अब तो खैर नहीं रहा। मगध की जो राजधानी थी दोस्तों वो था आपका गिरिब्रज, सबको पता है। और गिरिब्रज को ही वर्तमान में राजगीर कहते हैं। राजगीर में अभी मेला लगा हुआ है, जा सकते हैं भाई साहब, अभी नहीं जाना है। अभी मेला देखने कोई नहीं जाएगा, है ना। मेला देखने जो भी जाएगा एग्जाम के बाद जाएगा, है ना। क्या दिक्कत है, 4 साल बाद देखेंगे, अगला बार लगेगा वो बार देखेंगे, क्या दिक्कत है जी, है ना। मेला छूटा जा रहा है आप लोग को, मेला नहीं जाना है, चुपचाप पढ़ाई करना है ना। तो अभी मेला लगा हुआ है लेकिन, है ना। तो प्रथम जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, यानी कि राजगीर थी आपके दोस्तों, ठीक है। और राजगीर जो राजधानी बनाया था, किसने बनाया था सबसे पहले, तो पुराणों के अनुसार दोस्तों जो बृहद्रथ वंश था, है ना। तो बृहद्रथ वंश का जो राजा था दोस्तों, उन्होंने ही सबसे पहले इसका बनाया था। और वो शासक कौन था, तो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। और जरासंध ही दोस्तों सबसे पहले गिरिब्रज को राजधानी आपका बनाया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। गिरिब्रज को राजधानी बनाया था किसने सबसे पहले, जरासंध ने दोस्तों। फिर उदयन क्या किया था, है ना। उदयन क्या किया था कि गिरिब्रज से जो राजधानी था कहाँ लेकर चल गया, ये पाटलिपुत्र लेकर चल गया, है ना। गिरिब्रज से कहाँ लेकर चल गया, पाटलिपुत्र लेके चला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र किसने राजधानी लाया था गिरिब्रज से, तो उदयन लेकर के आया था, ठीक है। ये उदयन लाया था आपका, याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल है आपका 31 नंबर की। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया गया था। देखिए सारनाथ स्तंभ की अगर हम बात करें तो सारनाथ दोस्तों स्तंभ दोस्तों ये आपको अशोक ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ कराया गया था, अच्छा कहाँ नहीं, किसने यहाँ पर लिखना चाहिए दोस्तों। इसका जो निर्माण था वो कराया गया था किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ हुआ था ये भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सारनाथ का जो स्तंभ है ये धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का ये
स्मारक है दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति दोस्तों और शक्ति का ये प्रतीक माना जाता है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से दोस्तों ये विख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी इसको जाना जाता है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया। अशोक स्तंभ को पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है आपका, है ना। ये निर्मित है दोस्तों आपका बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है आपका, ठीक है। चलिए, और ये सारनाथ में है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपका दोस्तों 32 नंबर। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बिहार के पहले सत्याग्रही अगर पूछा जाए कि भारत के पहले सत्याग्रही, तो भारत के पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे, है ना। भारत के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे दोस्तों। और बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। पहले तो आप बता दिए, लेकिन अब बताइए कि बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, है ना। पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे, है ना। अनुग्रह नारायण जो थे दोस्तों ये थे आपके बिहार के दूसरे सत्याग्रही, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर भारत के प्रथम सत्याग्रही पूछे तो विनोबा भावे हो जाएगा। विनोबा भावे बने थे भारत के प्रथम सत्याग्रही, है ना, 1940 ईस्वी में दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भारत के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो भारत के दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी थे आपके, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे आपके दूसरे सत्याग्रही। ये दोनों सवाल आपको पूछा जाएगा, प्रथम और द्वितीय दोनों आपका। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी कौन सी है? देखिए बिहार जो है दोस्तों ये नेपाल से सटा हुआ है ना। बिहार के ऊपर में कौन सा देश है? तो नेपाल है। और नेपाल से दोस्तों सभी नदियां आती है ना। गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला है, बागमती है, नेपाल से ही आती है। नेपाल से दोस्तों एक आती है नदी कोसी नदी, है ना। एक नदी आती है कोसी नदी, ठीक है, ये नेपाल से ही आती है। और कोसी नदी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका कि नेपाल और भारत की ये संयुक्त नदी घाटी परियोजना है आपका, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे बच्चों कि विश्व का, है ना, विश्व का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा था, तो विश्व का प्रथम नदी घाटी परियोजना जो था वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना था, ना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना था दोस्तों। ये विश्व का प्रथम नदी घाटी परियोजना 1933 ईस्वी में इसको बनाया गया था आपका, ठीक है। ये आपको अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। टेनेसी नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी पर बनाया गया था। और इसी के तर्ज पर दोस्तों भारत में जो नदी घाटी प्रथम बना था वो दामोदर नदी घाटी परियोजना बना था। टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर ही आपको भारत में बनाया गया था डीवीसी, है ना, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1952 में, है ना। 1952 में गठन हुआ था, 6 अगस्त, पूरा डेट याद रखिए, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च आपका 1950 को, है ना। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था, तो 1 अप्रैल 1950 को, है ना। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नीति आयोग की शुरुआत कब होती है, तो नीति आयोग की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2015 से, है ना। 1 जनवरी 2015 से ये शुरुआत होती है। योजना आयोग को समाप्त करके, है ना, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग फिर लाया गया था आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका सुमन बेरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? देखिए, मनरेगा का उद्देश्य पूछ रहा है। अब देखिए, मनरेगा को पहले कहते थे नरेगा, है ना। इसको पहले कहा जाता था दोस्तों नरेगा, ठीक है। और नरेगा का ही दोस्तों नाम बदल के कर दिया क्या? मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी के नाम पर इसको कर दिया गया। नरेगा जो दोस्तों एक्ट आया था ये 2005 ईस्वी में आया था, ठीक है। लेकिन नरेगा की शुरुआत जो होती है ना, नरेगा की जो शुरुआत होती है ये 2 फरवरी को होती है, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को दोस्तों इसकी शुरुआत होती है नरेगा की आपकी, है ना। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक जिला है अनंतपुर जिला, यहीं से अनंतपुर जिला में एक गांव है बंदनापल्ली गांव है दोस्तों, है ना। बंदनापल्ली गांव है, यहीं से शुरुआत होता है आपका। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों ये शुरुआत किया गया था आपको नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरेगा दोस्तों पूरे
भारत में कब लागू हुआ? तो पूरे भारत में जो इसको लागू किया गया वो 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था आपका, ठीक है। नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया दोस्तों? तो ये आपको बताना है 2 अक्टूबर 2009 को, है ना। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दोस्तों, है ना, नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। ये भी आपको पूछा जाता है। मनरेगा के तहत दोस्तों 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो उद्देश्य क्या था आखिर इसका? मैंने इतना सारा चीज बता दिया लेकिन उद्देश्य आपको नहीं बताए। इसका भाई साहब उद्देश्य ये था, है ना, उद्देश्य ये था इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी उद्देश्य था परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन करना, है ना, ये सारे उद्देश्य थे आपके मनरेगा के। आपका अगला प्रश्न चलिएगा 36 नंबर दोस्तों। प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित मिलता है? उस अशोक का नाम जो मिलता है, अशोक, है ना, अशोक का नाम जो अशोक उल्लिखित मिलता है दोस्तों, वो है मास्को का लघु शिलालेख, है ना। मास्की का लघु शिलालेख, मॉस्की यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आप मास्की कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर दोस्तों आप मास्की कर लीजिएगा। तो मास्की का लघु शिलालेख जो है, यही शिलालेख से मिलता है अशोक का नाम। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अशोक को शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था कब? 1837 ईस्वी में, है ना। सबसे पहले यही पढ़ा था अशोक के शिलालेख को, आपको याद रखिएगा। सबसे छोटा जो शिलालेख था दोस्तों रुम्निदेई था आपका। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है दोस्तों, ये निकलती है आपको कहां से? तो ये निकलती है दोस्तों आपको सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर के पास ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना, यामा डुंग डुंग, है ना। तो याद रखिएगा, चेमा डुंग डुंग भी याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चेमा युंगडुंग इसका नाम था। चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ग्लेशियर है दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर में है ना, वही बगल में है दोस्तों मानसरोवर, सॉरी सियाचिन नहीं दोस्तों, मैं बार बार गलत निकल रहा है, मानसरोवर झील, सॉरी मानसरोवर झील दोस्तों, है ना। मानसरोवर झील के ये बगल से निकलती है ना, वहीं पर दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ही दोस्तों आपका सिंधु नदी निकलती है, और यहीं से दोस्तों आपका सतलज नदी भी निकलती है, और यहीं से दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र की? अगर लंबाई की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है आपका 2900 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, और सिंधु नदी भी आपका मानसरोवर से निकलती है, तो सिंधु की लंबाई भी कितनी है? तो इसकी भी लंबाई आपका 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहा जाता है ना। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और दोस्तों बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न चलिएगा, आपका प्रश्न नंबर है 38 नंबर। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, बार बार मुख्य कारण है बाढ़ आने का, हर साल बाढ़ आता है बिहार में दोस्तों, उत्तरी बिहार में, है ना। उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। इसका कारण क्या है ना? बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो असम राज्य हैं, यहाँ पे भी दोस्तों प्रत्येक वर्ष आपको बाढ़ देखने को मिलता है। कारण क्या है? तो मृदा अपरदन कर दिया गया है, वनोन्मूलन कर दिया गया है, नदी तल में गाद जमा हुआ है ना, इसके वजह से बाढ़ आती है। ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारे कारण है दोस्तों आपके। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए? और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा कि संसार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका मेघालय राज्य में, ठीक है। ये मेघालय में राज्य में है। मेघालय में दोस्तों 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन? तो गारो, खासी और एक है आपका जयंतिया, है ना। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है, और ये तीनों पहाड़ी जो है दोस्तों, यहीं पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाती है तो यहीं पर घुमड़ घुमड़ के वर्षा करते रहती है, नहीं निकल पाती है। और यहाँ पर दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा 1141 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड है ना। 1141 सेंटीमीटर रिकॉर्ड है दोस्तों, जो दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है। याद रखिएगा। बरखोयास्क ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बरखोयास्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दुनिया का दोस्तों सबसे सूखा ठंडा स्थान है ना। दुनिया का सबसे ठंडा जो स्थान है दोस्तों, वो है आपका बरखोयास्क, याद रखिएगा आपका,
ठीक है। चलिए सिंगापुर दोस्तों ये 100% शहरीकरण वाला आपका शहर है, आपका सिंगापुर देश है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60 के दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। दोस्तों बताइए। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा कहाँ, तो हमारा नंबर जो आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 251 में आपका दोस्तों अभी 50% ये ऑफर है, ये ऑफर का लाभ आप उठा लीजिए, है ना। 50% ऑफ आप 251 मात्र आपको पे करना पड़ेगा। इसी नंबर पे पे करके आपको ये नंबर जो दिया गया यहाँ पे, है ना, इसी नंबर पे पे करके आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन पे गूगल पे भी यही है, इसी भी पे करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। मैं वहाँ पे ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। और डेली वाइज फिर आपको क्लास भी मिलेगा और आपका सारा मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के 60 के दशक में अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। आंसर हो जाएगा 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 40 का आंसर हो जाएगा बीज उर्वरक जल तकनीकी आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 41 नंबर। चलिए कुछ करंट अफेयर का सवाल भी लगा लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था दोस्तों। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था ये 2006-07 में हुआ था। कब हुआ था, 2006-07 में हुआ था दोस्तों। और बिहार जो है ये देश में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य था आपका, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 42 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की प्रसिद्ध बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, प्रधानमंत्री दोस्तों कहाँ गए थे जहां इनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है ना। तो आंसर क्या होगा जो आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा आंसर 42 का, 42 का आंसर क्या होगा, तो ये गए थे दोस्तों आपका फ्रांस, है ना। फ्रांस में इसको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, याद रखिएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। मई 2023 में गए थे आपका, है ना, 14 जुलाई को ये आपका बैस्टिल डे परेड का आयोजन होता है प्रत्येक 14 जुलाई को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी है। द हेराम्बी फैक्टर जो लिखी गई है ये गुरजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है ना, गुरजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये करंट अफेयर याद रखिएगा, द हेराम्बी फैक्टर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 44 नंबर, फटाफट जवाब दीजिएगा, है ना, करंट अफेयर का है। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं आपके कौन, एम प्रणेश, है ना, एम प्रणेश याद हो जाएगा, सी नंबर याद रखिएगा, एम प्रणेश आपका, ठीक है, एम प्रणेश। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है दोस्तों। बताइए अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की टुकड़ी तैनात की गई दोस्तों, ये कहाँ की गई है, तो आंसर हो जाएगा अबेई में आपका, ठीक है, अबेई क्षेत्र में किया गया, अफ्रीका के अबेई क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 46 नंबर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग लाइव है बाद में देखते हैं एक लाइक तो कर दिया कीजिए। प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया है ना। फरवरी 2023 में दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन हुआ है किस नाम से, तो स्विच EIV22 याद रखिएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों ए नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर है आपका 47 नंबर। 47 है कि सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए, है ना। तो देखिए सऊदी अरब की ये महिला है रियाना बरनावी नाम है आपका, है ना, रियाना बरनावी नाम है दोस्तों। ये 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाएगी ये, और देश की ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएगी दोस्तों सऊदी अरब की आपका, है ना, रियाना बरनावी, है ना, नाम टेढ़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 48 नंबर। 48 नंबर सवाल है कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है।
है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार कर रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, ये भारत के जो आरबीआई के गवर्नर है अभी, कौन है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के गवर्नर, इनको दोस्तों दिया गया है आपको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 49 नंबर कि मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैराक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। देखिए पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि कहाँ कहाँ है, तो ये हो गया भारत और नीचे हो गया दोस्तों श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों ये पाक जलडमरू मध्य। और यहाँ पर तैरने का जो नया रिकॉर्ड बनाया गया है ना, तैरने का नया रिकॉर्ड जो है सबसे तेज, वो किसने किया है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों संपन्ना रमेश सेलार, है ना। संपन्ना रमेश सेलार के द्वारा ये हुआ है, एक सबसे तेज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर सवाल है आपका कि 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो बिहू नृत्य होता है ना, बिहू जो डांस है दोस्तों, ये असम में होता है, ठीक है। और ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है, कितने लोग एक साथ दोस्तों ये डांस किए हैं, है ना। तो ये आपका डाटा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 11,304 लोग, है ना। 11,304 बिहुआ और बिहुवती यानी कि पुरुष और महिला, है ना, ये दोस्तों डांस की थी, इसलिए ये रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, है ना। अभी भागिएगा नहीं दोस्तों, है ना, आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है, ठीक है। तो महिला ने दोस्तों 11 अप्रैल 2023 को ये हुआ था, है ना। और ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें रजत पदक जीता था। किसने जीता था दोस्तों, उसका नाम था निशा दहिया। क्या नाम था उसका, निशा दहिया, है ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने दही खा करके ये जीता था, निशा दहिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। कितने किलोग्राम, तो 68 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों, है ना। 68 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक, तो रजत पदक जीता था आपका, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा इसका ये टेस्ट, एक बार आप दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। अगर टेस्ट आप देते हैं तो कम से कम 40-45 अगर आपका सही हो जाता है ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, है ना, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये आपको रहा आज का क्लास, कैसा लगा बताइएगा। और ये अभी 50% जो ऑफ चल रहा है दोस्तों, आप इसमें जुड़ सकते हैं। मात्र 251 में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा पीछे वाला, है ना, 1 to 5 के लिए और आपका 9-10 के लिए, है ना। 9-10 वाला जो क्लास होगी दोस्तों, ये 10 रात में 9 बजे सभी शुरू होगी, है ना। तो 9 बजे आप लोग सभी लोग आइएगा। 9 बजे से आपकी होगी पॉलिटी की क्लास, है ना। पॉलिटी की महत्वपूर्ण आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी चल रहा है, तो 9 बजे आप लोग को सभी लोगों को फिर से जुड़ना है आपका। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। अभी गुड नाइट नहीं बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे आपको कब, तो रात में 10 बजे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जाते जाते दोस्तों एक लाइक भी करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जो लोग भी इस पर जुड़ेंगे पे करके, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपको मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।